गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम दोस्तों। एग्रीकल्चर विजन पे आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर विजन के अंदर इंग्लिश लिटरेचर के अंदर आपको बता रहे हैं लिटरेरी टर्म्स के बारे में। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर कौन कौन से जो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं उनको जब भी आप पोएम का एक्सप्लेनेशन वगैरह लिखते हो उसके अंदर ये आपको ज़रूर लिखना पड़ता है कि कौन सा लिटरेरी टर्म किस पोएम में, किस स्टेंजा में, कौन सी राइम स्कीम काम में आ रही है, कौन सा मीटर काम में आ रहा है। इस तरह की ये सारी की सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। और इंग्लिश लिटरेचर वालों को लिटरेचर लेवल से कोई कंपटीशन दे रहे हैं फर्स्ट ग्रेड वगैरह तो भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। उन्हीं लिटरेरी टर्म्स के अंदर आज आपकी थर्ड क्लास में लगा रहा हूँ ए से जेड तक की ग्लोसरी, यानी ए से हमने शुरू किया था, आज हम एच तक पहुँच जाएंगे। ए से जेड तक की कंप्लीट ग्लोसरी, यानी ए से कितने टर्म्स है, बी से कितनी है, सी से, डी से, इस तरीके से ग्लोसरी वाइज मैं आपको कंप्लीट जेड तक के लिटरेरी टर्म्स कंप्लीट करवा के छोड़ूंगा। और इसके लिए आप देखते रहिए, जितने भी क्लासेस है लाइक कर दें, शेयर कर दें, इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको मिलता रहेगा नोटिफिकेशन। ठीक है, तो इंग्लिश लिटरेचर हमारा सब्जेक्ट है, इंग्लिश लिटरेचर, और आज हम पढ़ेंगे लिटरेरी टर्म्स। अब देखिए, जब लिटरेरी टर्म्स की हम बात करते हैं तो सबसे पहले कल हमने एलिगी के ऊपर अपना जो है ख़त्म कर दिया था, और एलिगी से आज आगे चलते हैं तो एलिप्सिस आता है। क्या आएगा पहला आपका? एलिप्सिस। एलिप्सिस क्या होता है? एलिप्स क्या होता है? जो इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट है वो बेसिकली जानता होगा एलिप्स क्या होता है। एलिप्स का मतलब होता है ग्रहण। ग्रहण यानी कोई कुछ ना कुछ चीज़ छुपती है जिसके ऊपर ग्रहण लगता है, यही तो होता है। सोलर इलिप्स, सूर्य ग्रहण जिसको बोलते हैं, ल्यूनर एलिप्स, चंद्र ग्रहण। ग्रहण के अंदर कुछ ना कुछ छुपता है, यानी किसी ना किसी चीज को छुपा दिया जाता है। वो इस इलिप्सिस के अंदर होता है कि कुछ डिटेल्स जो है उनको ओमिट कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है। और उन डिटेल्स को क्यों छुपाया जाता है? वो एक इंटेंशनल ओमिशन होता है कि उनको जानबूझ के छुपाया जाता है कि जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, वो उसको एकदम गहराई में जा करके और आकलन करे कि यार ये चीज तो इसमें से मिस हो रही है, और वो खुद के कंक्लूजन बना सके। तो उसने कहा है कि वो रीडर्स को मजबूर करता है, कौन? पोएम लिखने वाला रीडर्स को मजबूर करता है कि ड्रॉ ऑन कंक्लूजन, कि वो अपने उनके जो खुद के विचार हैं, खुद के नतीजे निकालें इसको पढ़ करके। इसलिए वो किसी न किसी चीज को इंटेंशनली क्या करता है? ओमिट कर देता है, यानी स्टेंजा में से निकाल देगा या छुपा देगा। अब इसमें कहते हैं कि कई बार तो वो इस तरह से डॉट डॉट लगा करके और जगह छोड़ता है, कई बार नहीं भी छोड़ता, सीधा स्किप करके आगे चला जाता है। तो ये आपका एलिप्सिस होता है। मेन बात ये है कि एलिप्सिस वो होगा जहां से किसी चीज को इसलिए गायब कर दिया जाए कि रीडर अपने खुद के विचार वहां पर प्रकट कर सके, कुछ ना कुछ नतीजे निकाल सके। नेक्स्ट आपका है एंजैम्बमेंट। क्या है? एंजैम्बमेंट। एंजैम्बमेंट क्या होता है? देखिए, एंजैम्बमेंट का मतलब होता है किसी भी लाइन को तोड़ देना। कैसे तोड़ देना? ब्रेकिंग ए लाइन ऑफ वर्स इन द मिडल ऑफ ए फ्रेज विदाउट नेचुरल फेज। ये एक इसके लिए ये थोड़ा सा टिपिकल सा था कि टावरों को समझ आए कि नहीं आए, तो मैंने इसका तो एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे आपका स्टेंजा चल रहा है, स्टेंजा चलते चलते वो बीच में क्या करेगा? एक लाइन जो वर्ष की आपके छंद, वर्ष यानी छंद की एक लाइन को बीच में से तोड़ देता है, कहीं से भी तोड़ के छोड़ देगा, गायब कर देगा बीच में, या उसका एक जगह छोड़ देगा। यानी जो शुरू से जैसे वो लेके चल रहा है ना, अपनी जो भी जैसे लाइनें लेके चल रहा है, चलते चलते बीच में छोड़ देगा। नेचुरल फेज जो होता है ना शुरू से लेखनी का, वो नेचुरल फेज बदल देता है एकदम, और बिना नेचुरल फेज के उस लाइन को कर देता है। देखिए, जैसे इसने यहां से क्या किया? कॉल द रोलर ऑफ बिग सिगार्स, यहां पे इसने क्या लगाया था? कोमा। द मस्कुलर वन एंड बिड हिम वीप। अब यहां पे भी होना तो क्या चाहिए? कोमा, क्योंकि पोज मार रहा है, लेकिन यहां पे इसने कोमा ना लगा के वीप के बाद सीधा इन से शुरू कर दिया, यानी यहां पे जो उसने पोज देना था वो पोज उसने क्या है? नहीं दिया है। तो इस ऐसी जो स्टाइल होती है राइटिंग की, इसके लिए जो लिटरेरी टर्म यूज होता है उस टर्म को हम क्या कहते हैं? एंजैम्बमेंट। एंजैम्बमेंट में क्या करेगा कि उसकी जो वर्स की लाइन है उस लाइन को बीच में कहीं भी तोड़ देगा, यानी शुरू से वो जहां पे पोज ले
रहा था, कहाँ पर डॉट ले रहा था, उस पूरी परंपरा को तोड़ के और कुछ नया कर देता है एकदम से, यानी गैप डालता ही नहीं। जैसे यहाँ से कोमा गायब की और विप के बाद डायरेक्ट इन लिख दिया, उसने पोज खत्म कर दिया, यानी हुआ क्या, बिड हिम विप इन, ऐसे पढ़ा जाएगा। जब कोमा नहीं है तो विप इन की बजाय विप इन, विप इन तुरंत पढ़ा गया। तो ये आपका क्या हो गया, ऐसी सिचुएशन में आपका आ जाता है एंजाइम्पमेंट। नेक्स्ट आपका आएगा एपिग्राम, एपिग्राफी, एपिग्राम, एपिग्राफी जानते हो, एपिग्राम, एपिग्राम क्या होगा, एपिग्राफी क्या होता है, एपिग्राफी, एपिक क्या होता है, ये सारी चीजें तो आप जानते हो। एपिग्राफी मतलब जो भी शिलालेख का अध्ययन करते हैं, इंस्क्रिप्शन को पढ़ना, एपिग्राफी होता है। एपिक महाकाव्य ग्रंथ बड़े बड़े, उनको एपिक्स कहा जाता है। तो यहां पे क्या है, ऐसी एक चीज लिख देता है, वो होती छोटी सी है, पर वो एक छोटी सी चीज ऐसी लिखता है जो व्यंग्यात्मक हो सकती है। लेकिन मेनली क्या, व्यंग्यात्मक हो या ना हो, मेन बात यह है कि वो ऐसी डालता है कि वो पढ़ने वाले को हमेशा याद रहती है कि यार इसने ये चीज़ डाल दी थी, और वो इसीलिए रखता है कि इंप्रेशन पड़े, वो चीज़ पढ़ने वाले के दिमाग में रहे। वो पैराडॉक्सियल हो सकती है, मजाकिया, पोइटिक, यानी वो चाहे तो उसकी कविता के हिसाब से हो, कोई उसी तरह के राग या लय में, ह्यूमरस यानी मजाकिया भी हो सकती है। तो चाहे वो हो कुछ भी, पैरोडी भी हो सकती है, कॉमेडी भी हो सकती है, कुछ भी डाल सकता है वो, लेकिन उसके अंदर आपको करना क्या है, वो इस तरह से एक छोटा सा संक्षिप्त विवरण दे देता है किसी चीज का कि वो आपको हमेशा के लिए याद रहता है कि उसके अंदर एक ऐसे किसी कैरेक्टर का वर्णन था। नेक्स्ट आपका आएगा एपिलॉग। नेक्स्ट हमारी टर्म कौन सी है, एपिलॉग। एपिलॉग क्या होता है, एपिलॉग जैसे डायलॉग वैसे एपिलॉग। अब एपिलॉग की जब आप बात करें तो यह है कंक्लूडिंग सेक्शन और स्पीच एट द एंड ऑफ वर्क प्रोवाइड क्लोजर, यानी जब पूरी पोएम का, पूरी लेखन का जब नतीजा निचोड़ निकल जाता है तो उसको लास्ट में एक जगह पे लिख दिया जाता है। यानी एक हिस्सा ऐसा होता है कि वो आपको जो पूरा ऊपर से नीचे तक लिखा गया है, लास्ट में पूरे का एक कंक्लूजन निकालता है। जैसे आप क्या करते हो, एक्सप्लेनेशन करते हो तो लास्ट में क्या लिखते हो, कंक्लूजन। वैसे ही जब कोई लिखने वाला लास्ट में एक अलग से सेक्शन बना के कंक्लूजन लिखता है, उसको एपिलॉग कहा जाता है। और एपिलॉग किस लिए होता है, टू प्रोवाइड क्लोजर, यानी इसके साथ ही जो लेखन है वो खत्म हो जाता है। तो अंतिम हिस्सा किसी भी लेखन का, किसी भी राइटिंग का किसको माना गया है, एपिलॉग को। नेक्स्ट आपका आएगा एपिथेट। क्या आएगा, एपिथेट। एपिथेट क्या है, एपिथेट की बात करें तो ये होता है डिस्क्रिप्टिव फ्रेज दैट रिप्लेसेस नेम ऑफ ए कैरेक्टर। यानी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं, जैसे किसी एक नाम चल रहा है कि इसके ऊपर है, इसके ऊपर ये पूरी की पूरी पोएम लिखी जा रही है, वहीं पे उसी की जगह एक बार क्या किया, उसको हटाया और उसकी जगह ए ब्रेव हॉट गाय यूज कर दिया। कोई बहादुर लड़का है, बड़ा अच्छा है, और या वो गर्म मिजाज है या जो भी है, जैसे अमिताभ बच्चन के लिए एंग्री यंग मैन इस्तेमाल करते हैं ना कई जगह, एंग्री यंग मैन ने ये कर दिया। मैं नॉर्मल आपके आसपास से एग्जांपल देके बताता हूँ। तो एक ऐसा फ्रेज उठा लिया जाए, एक डिस्क्रिप्शन उठा लिया जाए कि अपने को पता लग जाता है किसके लिए, और उस कैरेक्टर को वहाँ से निकाल के उसकी जगह वो डिस्क्रिप्शन लिख दिया जाता है। जैसे क्लास में कोई टब्बर है, उसके बाल मान लो ऐसे घुंघराले टाइप के हैं, करली, और वो नहीं आया, तो टाबर कहेंगे अरे आज वो नहीं आया, कौन सा, वो झोंपड़े से सिर वाला। इस तरह से उसके लिए एक फ्रेज इस्तेमाल करते हैं और सारे समझ जाते हैं हाँ यार वो नहीं आया। तो इसके लिए डिस्क्रिप्टिव फ्रेज दैट रिप्लेसेस नेम ऑफ ए कैरेक्टर। ऐसा जब किसी एक आदमी को निकाल के उसकी जगह उसकी कुछ विशेषताएं लिख देते हैं, एक फ्रेज लिख देते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, एपिथेट कहलाता है। यूफेमिज्म। नेक्स्ट आपका क्या आएगा, यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या होता है, यूफेमिज्म, यूफेमिज्म एक स्पीच का ऐसा पार्ट होगा, ऐसी आकृति कह लो आप, फिगर ऑफ स्पीच दैट सॉफ्टेन्स एन ऑफेंसिव आइडिया, कि एक विध्वंसक विचार, हिंसक विचार को भी नम्रता के पास
साथ में जो है वो पेश कर दे, ऐसी शब्दावली का अगर इस्तेमाल कर दिया जाए तो यूफेमिज्म कहा जाता है। जैसे बाहर के लोग अगर अपने मारवाड़ साइड में जाते हैं ना, राजस्थान के अंदर, वो कहते हैं यार वहाँ के लोग है ना गाली देते हैं ना तो भी उनकी बोली ऐसी मीठी सी लगती है। तो ये क्या हो गया, ये यूफेमिज्म हो गया कि शब्द है ना, शब्द तो घातक है, हिंसक है, क्योंकि वो गाली है ना कोई छोटी मोटी नहीं देते, वो सीधे ठेठ पहुँच जाते हैं। लेकिन फिर भी उनकी जो शब्दों की बनावट है वो इतनी सॉफ्ट है कि सुनने वाले को गाली फील नहीं होती, उसको उसमें भी सॉफ्टनेस नजर आए, तो वो क्या हो गया, यूफेमिज्म हो गया। यूफेमिज्म यानी कठोर शब्दों को भी नम्रता के साथ में पेश कर देना। एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन ये नॉर्मल सी चीज है, ज्यादा हाई फाई नहीं है। एक्सपोजिशन यानी एक्सपोज करना, जानते ही हो एक्सपोज कहते हैं ना, उसको एक्सपोज कर दिया, वही एक्सपोजिशन है ये। एक्सपोजिशन के अंदर क्या होता है कि स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है उसको पहले एक्सपोज किया जाता है, उसकी पोल खोली जाती है कि भाई ये जो स्टोरी है, जैसे कई तो डायरेक्टर लिख देते हैं, कई पहले बताते हैं कि युद्ध का मैदान सजा था, इसके और इसके बीच युद्ध था, और फिर उसके अंदर से एक वीर की गाथा वो लिख देता है कि युद्ध में वो ये कैसे लड़ा था। तो ये जो चीज़ है ना बैटल के हिसाब से जब लिखता है तो एक्सपोजिशन उसको कहा जाता है कि स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है उसको पहले एक्सपोज किया जाता है, वो होता है एक्सपोजिशन। उसके बाद में फॉलिंग एक्शन। फॉलिंग एक्शन मैंने आपको बताऊं फॉलिंग एक्शन क्या होता है। फॉलिंग एक्शन हमने कल है ना एक चीज पढ़ी थी, वो हमने पढ़ा था क्लाइमैक्स। क्या पढ़ा था, क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स क्या होता है, हमने कहा था टॉप पार्ट ऑफ द पोइम होता है, जहाँ स्ट्रगल जो है वो अपनी एक उच्चतम शिखर के ऊपर स्ट्रगल जब हो रहा होता है, कन्फ्लिक्ट जो है वो उच्चतम हाइट पे, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर होता है। जैसे ये पोइम है, मान लो ये लिखी गई है और यहाँ पे जाकर के और आपका क्या स्ट्रगल एकदम टॉप पे आ गया, यहाँ पे क्या है आपका क्लाइमैक्स है कि यहाँ पे जो द्वंद्व है, जो संघर्ष है वो पूरा गति से चल रहा है, और संघर्ष के बाद का ये जो पॉइंट होता है ना आगे कि समाधान यहाँ पे हो गया, और समाधान होने के बाद थोड़ी सी कहानी आगे चल के खत्म हो, ये वाला जो पोर्शन है ना इसको फॉलिंग एक्शन कहते हैं। फॉलिंग एक्शन का मतलब हो गया कि कोई भी स्टोरी का वो हिस्सा जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन हो जाता है, यानी संघर्ष जो है वो सलट जाता है और उसके बाद में आगे की ओर कहानी बढ़ती है। मेन संघर्ष हल होने के बाद आगे का जो थोड़ा बहुत पार्ट है ना वो फॉलिंग एक्शन होता है। जैसे ये करके फैसला हो गया और फिर वो सब चले गए, तो फैसला हो गया वहां पे तो आपका क्या हुआ, क्लाइमैक्स हो गया और सब चले गए। उस क्लाइमैक्स के बाद जो एक्शन हुआ ना वो फॉलिंग एक्शन है कि ये कोई उसकी कोई अहमियत नहीं होती, वो सिर्फ उस कहानी को ख़त्म करने के लिए होता है कि सही तरीके से ख़त्म हो जाए, उसी को क्या कहते हैं, फॉलिंग एक्शन कहते हैं। अब आएगा फूट। फूट से कई टाइप सोचेंगे जो नीचे वाली लाइनें है ना वो फूट होती है, और पर नहीं, फूट समझाने के लिए तुम्हारे को मीटर जो है वो यहीं पे बताने पड़ेंगे, मीटर होते कितने हैं। स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, इस तरह के। स्ट्रेस्ड यानी किसी शब्द के ऊपर जोर दे के बोला जाए, जैसे डू, लव, इस तरह से जो जोर दे के शब्द बोले जाए वो क्या है, स्ट्रेस्ड। और जो बिना जोर दिए बोले जाए उनको अनस्ट्रेस्ड कहा जाता है, यानी जिन शब्दों पे बिल्कुल भी फोर्स स्ट्रेस नहीं दिया होता। ये क्या है, ये एक यूनिट का मीटर माना गया है इसको। फुट जो है उसको कहा है बेसिक यूनिट ऑफ मीटर, वैसे भी होता है एक मीटर में कई फुट होता है, अपने मैथ्स में भी यही पढ़ते हो। तो बेसिक यूनिट ऑफ मीटर, इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। कि जो सिलेबल्स यानी जो अलग अलग जो शब्द होते हैं ना आपके अक्षर, उन अक्षरों के अंदर अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, इन दोनों को किस तरह से जचाया जाए उसके ऊपर अगर डिपेंड करता है। ये एक ऐसी यूनिट है जिसके अंदर आपके 2 अलग अलग जो है वो मीटर का आपको पता चलता है कि अलग अलग यूनिट की मीटर है, और इसके अंदर 2 या 2 से अलग स्ट्रेस्ड है या अनस्ट्रेस्ड शब्द है, इसका कैसे पता चले। यहाँ पे मैंने यहाँ पे मीटर मांग रहा था तो मैंने यहाँ पे बता भी दिया कि मीटर कैसे कैसे होते हैं। देखो आयम्बिक, आयम्ब किसको कहते हैं, आयम्ब उसको कहेंगे कि पहले वो शब्द लिखा जाए जिस पे जोर नहीं दिया गया, और उसके बाद वो शब्द लिखा जाए जिस पे जोर दिया गया है, जिस पे स्ट्रेस डाला गया है। फिर आता है ट्रोची। क्या आएगा, ट्रोची। ट्रोची क्या है आपका, ट्रोची वो है जिसमें स्ट्रेस्ड पहले आए और अनस्ट्रेस्ड बाद में आए, यानी पहले वो एक शब्द आए जिसके एक वो सिलेबल आता है जिस पे स्ट्रेस डाला, बाद में वो आया जिस पे स्ट्रेस नहीं डाला। फिर आया डेक्टिल। डेक्टिल में क्या होता है, डेक्टिल के में जो आपके 3 आ जाते हैं, कौन से आएंगे, 3। यहाँ पे देखिए ऑपोजिट थे, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस। यहाँ पे क्या है, देखिए पहले स्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस, यानी स्ट्रेस अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस का डेक्टिल। एनापेस्ट में क्या है,
अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस। यानी सिचुएशन देखो, सिचुएशन सेम है, यहाँ पे 2 अनस्ट्रेस 1 स्ट्रेस, यहाँ भी 2 अनस्ट्रेस 1 स्ट्रेस, लेकिन है क्या, इसका जो सिस्टम है ना वो बदल दिया, इसकी अल्टी पल्टी मार दी गई है आपस के अंदर, है कि नहीं, ये सिस्टम बिठाया गया है। अब इसी के अंदर 2 और हैं, वो मैंने ऊपर लिख दिए थे, नीचे स्पेस खत्म था, ठीक है। तो एक होता है स्पोंडी। स्पोंडी में क्या है, दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों जुड़वा भाई होते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेस यानी दोनों पे ही स्ट्रेस दिया जाता है। और पायरिक, पायरिक में वो होता है कि दोनों ही अनस्ट्रेस होते हैं, यानी दोनों ही उलटे काम की नहीं होती, वो क्या हो गया, पायरिक। पायरिक के अंदर अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड के ऊपर फिर अनस्ट्रेस्ड। ऐसा ही क्या आ गया, फोइल। क्या है, फोइल। फोइल क्या होता है, फोइल क्या काम आता है, टावर जिसने थोड़ा बहुत जानता है इंग्लिश वो समझ जाएगा यार, इसमें तो रोटी पलटते हैं, है ना, वही है, रोटी लपेटते हैं, तो ये लपेटने का ही काम इसमें करता है। फोइल क्या करेगा, एक ऐसा कैरेक्टर जिसको दूसरे कैरेक्टर के गुणों के अंदर लपेट दिया जाता है, यानी एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी जो गुण है वो गुण क्या करते हैं, मेल खाते हैं किसके साथ, पेंटागोनिस्ट, या कहते हैं पेंटागोनिस्ट मान लो, या कोई भी दूसरा कैरेक्टर, कहानी के एक दूसरे कैरेक्टर के साथ में उसके कैरेक्टर मेल खाते हैं, तो ऐसा कैरेक्टर उसको फोइल कहा जाता है, तो दूसरे के कैरेक्टर में लिपटा हो, यानी दूसरे के गुण उसके अंदर मौजूद आ जाए। फोर शेडोविंग, फोर यानी बिफोर वाला फोर है, मतलब पहले, शेडोविंग का मतलब है किसी भी चीज को पहले प्रेजेंट करना, समझ गए। चलो इसके बाद में फोर शेडोविंग। फोर शेडोविंग यानी पहले से किसी चीज को शेडो कर दिया, किसी की छाया आपने पहले से डोल दे दिया अपना, उसको फोर शेडोइंग कहते हैं। फोर शेडोइंग का मतलब हो गया ऐसी डिटेल, ऐसी डिटेल या हिंट जो घटना बाद में होने वाली है उसके पहले ही डिटेल दे दी, ऐसी कुछ डिटेल्स दे दे, पहले ही पता चल जाए कि आगे क्या होगा। और ऐसा किस लिए किया जाता है, कहता है टू क्रिएट सस्पेंस, कि कहानी का सस्पेंस बना रहे, पढ़ने वाला उसको बीच में बंद ना करे, और ये सस्पेंस बनाए रखने के लिए वो फिर फोर शेडोइंग कर देता है, जिससे आइडिया हो जाता है कि यार आगे ऐसा होगा, अभी चलो और आगे पढ़ते हैं, उस तक पढ़े इसको जहाँ पे ऐसा होना है। फ्री वर्स, फ्री वर्स अपने एक पढ़ा था ब्लैंक वर्स, वही है ऑलमोस्ट, डज नॉट फॉलो स्पेसिफिक मीटर रिदम और राइम स्कीम। फ्री का मतलब है ये आज़ाद है, कि कवि का जैसे जी चाहे ना वैसे वो लिख देता है, पोइट जैसा चाहे ना वैसा ठोक देगा, कि वो गांधी की बात करते करते बीच में पटेल ले आएगा, उसकी कोई राइम नहीं है, कोई मीटर नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ वो उसको अपनी बात कहनी है, वो जैसे चाहे वैसे कह देता है। इसके बाद में आ गया हैकू। हैकू नाम से ही जापानी लग रहा होगा आपको, ये जापान की टेक्निक है, ठीक है ना, मेड इन जापान है। इसमें क्या सिलेबल पैटर्न जो है ना 5-7-5 का रहता है, 5-7-5 का सिलेबल पैटर्न रहता है, एक लाइन में 5 फिर 7 फिर 5 इस तरह से। लेकिन ये क्या है, कई बार ये फेल हो जाता है। कब फेल हो जाता है कि उसमें ये लिखा होगा आपको जब पढ़ोगे तो कि इसमें हैकू जो है वो हैकू का यूज हुआ है लिटरेरी टर्म का, लेकिन उसमें हैकू मिलेगा नहीं, गिनोगे यार पूरे नहीं हो रहे। ऐसा उस केस में होता है जहाँ पे मित्रों ट्रांसलेशन हो जाए। जब मान लो जापानी कोई पोएम है उसको आपने ट्रांसलेट किया कि इसमें इंग्लिश में, तो फिर ये हैकू खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक्सप्लेनेशन में हैकू रह जाता है। वो भी क्यों, क्योंकि अपने पढ़ लेते हैं कि उसमें हैकू था, लिटरेरी टर्म जो यूज हुआ वो हैकू था, ये अपने उसके इंट्रोडक्शन में पढ़ लेते हैं, इंट्रोडक्शन में पढ़ लेते हैं कि हैकू था, तो लिख देते हैं फिर कि हैकू था, लेकिन उसमें हैकू आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि सिलेबल चेंज हो जाता है। जैसे अपने हिंदी में कहें ना घर जाओ, इंग्लिश में कहते हैं गो टू होम, तो सिलेबल तो चेंज हो गए, 2 के 3 हो गए। इस तरह से जब सिलेबल ऊपर नीचे हो जाए ना तब हैकू वहाँ से कहानी खत्म हो जाती है, हैकू रहता नहीं है, पर फिर भी मान लेते हैं इसमें हैकू था। जनरली हैकू सिस्टम यही होता है 575 DI, ठीक है, 5-7-5, समझ गए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। लाइक और सब्सक्राइब कर देना और दबा देना बेल आइकन। आगे वाली क्लास भी आपके लिए लिटरेरी टर्म की ही लगाएंगे, जब तक अपने जेड तक के लिटरेरी टर्म पूरे नहीं हो जाते यही पढ़ेंगे। लिटरेरी टर्म लिटरेचर वालों के लिए इंपॉर्टेंट है और लिटरेचर ही पढ़ाना है। थैंक यू।